हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी आज 9th वीडियो है, वीडियो नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर से पहले हम इकोनॉमिक्स में चलते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में जो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई थी हमारे पास, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़े, क्या पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमारे पास जब हम इंडिपेंडेंस हुए, आजाद हुए, आजादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद मतलब 1947 के बाद हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए 5 ईयर प्लान बनाना शुरू कर दिया। 5 ईयर प्लान बनाए, 5 ईयर प्लान को ध्यान में रखते हुए हमने अपने आप को डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहला पॉइंट, रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफॉर्म्स? रिफॉर्म्स का मतलब होता है दोबारा बनाना, दोबारा क्रिएट करना। किसी भी चीज को दोबारा बनाओ, दोबारा सही से करो, उसे बोला जाता है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म का मतलब होता है दोबारा से क्रिएट करना, इसे बोला जाता है रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे पहला जो पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं अब, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का एक दूसरा नाम होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। बिल्कुल है जी, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब है जमीन को दोबारा बांटना या जमीन को दोबारा, जमीन के टुकड़े को दोबारा बनाना। अब कैसे बनाना है ये देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स का मतलब है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले एक सिस्टम लागू करा था जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम। कि जमीन किसकी रहेगी? जमीन सिर्फ जमींदार की रहेगी, उसके अंदर काम कल्टीवेशन करने वाले फार्मर की जमीन नहीं रहेगी। लेकिन अब जब गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट रही या फिर हम बोले 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, तो 5 ईयर प्लान लॉन्च होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि अब जमीन जमींदार की नहीं रहेगी। उन्होंने क्या कहा, ऑनरशिप कंफर्ट ऑफ दोज एक्चुअली कल्टीवेट द सॉइल। जो जमीन को मतलब जो क्रॉपिंग करते हैं फार्मर्स, अब उनको कर दिया गया। क्यों? कारण समझा देता हूं। सबसे मेन बात, अगर जमींदारी सिस्टम रहता तो फार्मर क्या थे, बेटर क्वालिटी से प्रोडक्शन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? उन्हें पता था। क्या पता था? उन्हें पता था कि अगर वो अपना प्रोडक्शन कितना भी कर ले, उसका 60%, बिल्कुल है, उसका 60% जमींदार लेकर चले जाएंगे। इसलिए वो कभी भी हैवी सीड्स का प्रयोग नहीं करते थे, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते थे। उन्हें पता था कि मैं कैसा भी प्रोडक्शन करूंगा, अच्छा करूंगा। अगर मैं 100 प्रोडक्शन करूंगा तो 60 ले जाएंगे, अगर मैं 60 करता हूं तो भी 60 लेकर चले जाएंगे। मतलब उन्हें लॉस था, इसलिए वो बेटर फैसिलिटीज को नहीं देते थे। उसके बाद अब जब ऑनरशिप आ गई उनकी खुद की, तो उन्होंने क्या करा, जब ऑनरशिप आ गई तो हैवी सीड्स HYP हैवी सीड्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया, फर्टिलाइजर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, साइंटिफिक फार्मिंग करनी शुरू कर दी। क्यों कर दी? एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान में एक नौकर रखते हैं और उस नौकर को 15,000 पर मंथ देते हैं, तो वो क्या सोचेगा कि मुझे दुकान से कोई मतलब नहीं है, चले या ना चले, मुझे तो पर मंथ 15,000 मिल ही रहे हैं। ऐसे ही कहते कल्टीवेट द सॉइल थे, क्या सोचते थे कि भैया अगर दुकान चले या ना चले, मुझे तो देना है 60%। तो उसी प्रकार से जब अगर आप दुकान उस पर्सन को ही दे दो, अपने सर्वेंट को ही दे दो, लड़के को दे दो कि भैया तू दुकान चला, अब ये तेरी है, तो वो क्या करेगा, इनोवेटिव ऑफ न्यू आइडिया रखेगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर देगा, नए नए इक्विपमेंट रखेगा, जिससे कि उसे क्या होगा, उसे मोर प्रॉफिट होगा। बिल्कुल हाँ जी, यही था कि उन्होंने जमींदारी सिस्टम ही खत्म कर दी। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं। दूसरे पॉइंट में दूसरे पॉइंट में कहता है सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग। सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग का मतलब समझ लीजिए। सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग का मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम जमीन के टुकड़े को क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्मॉल होल्डर और लैंडलेस लिबरल्स। मतलब जिनके पास जमीन का टुकड़ा बहुत कम है और जिनके पास बहुत ज्यादा है, उनसे लेकर जमीन के टुकड़े जिनके पास कम उन्हें देंगे। कैसे देंगे? सपोज दैट राम के पास इतनी जमीन है और श्याम के पास इतनी है, तो क्या करा गवर्नमेंट ने, राम से थोड़ी सी जमीन कम करवाकर श्याम की जमीन बढ़ा दी गई। क्यों कर दी गई? कारण था सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। इसका मतलब था कि प्रमोट करना था क्या, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की गवर्नमेंट ने क्या कहा आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि सभी लेबर जितने भी फार्मर्स हैं सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी तरह से किसी का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, इक्वल, सबको समानता का अधिकार दे दिया इन्होंने कि सबके पास जमीन क्या हो, इक्वल रहे, अलग अलग ना हो। यही था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब चलते हैं आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या कहता है? ये कहता है अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस एज अ रिप्लेसमेंट फॉर हिज स्कैटर होल्डिंग हियर एंड देयर। बिल्कुल है जी, इसका मतलब है, आपको मैंने पहली वीडियो जो इससे पहले जो पढ़ाई थी, जो अगर नहीं पढ़ाओ तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। वहां मैंने बताया था कि कुछ फ्रेंड है, उन्होंने 9 पार्ट में जमीन के टुकड़े को बांट दिया है, A B C D E F G H I J K L। बिल्कुल है जी, बांट दिया है। तो ये क्या करी गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कहा अब जमीन का टुकड़ा बांटो मत, मतलब पीस हियर एंड देयर मत करो, पीस को क्या करो, पीस को कलेक्ट कर लो, क्या करो, पीसीस ऑफ को, सॉइल को कलेक्ट कर लो। मतलब अभी ने कहा कि तुम बीच में बाउंड्री मत बनाओ। क्या कहा इनसे कि तुम बीच में बाउंड्री मत बनाओ, एक जमीन का टुकड़ा रखो, उसी पर आप क्या करो, क्रॉपिंग करो। जब आपकी क्रॉपिंग हो जाए तो आप अपने हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो। जब आपकी जमीन का प्रोडक्शन जैसे सपोज 2000 केजी हो जाए तो जितने भी इसमें होल्डर हो वो सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर ले, अलग अलग अपनी अपनी बाउंड्री ना बनाए। ये गवर्नमेंट ने कहा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में। अब चलते हैं आपका डी पॉइंट। डी पॉइंट जो है वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। बिल्कुल है जी, कोऑपरेटिव फार्मिंग गवर्नमेंट ने एक ऐसा माध्यम या एक ऐसा चैनल रखा जिससे काफी पर्सन मिलकर काम करेंगे। क्या करेंगे? काफी पर्सन मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल है जी, एग्जांपल देता हूं, अगर मैं खुद अपने प्रोडक्शन करने के लिए सीड्स लेने जाऊंगा तो थोड़ा सा सीड्स मुझे 1000 रुपए में मिलेगा। अब मैं अपने साथ अपने पूरे गांव वालों को लेकर चलूंगा कि बल्क में हम खरीदेंगे सीड्स, बल्क में खरीदेंगे तो क्या होगा, इतना ज्यादा बल्क में जब हम खरीदेंगे तो हमें वही सीड्स थोड़े सस्ते मिलेंगे। एग्जाम्पल, अगर 1 किलो आप गेहूं लेने जाओ या आटा लेने जाओ या चीनी लेने जाओ तो वो कॉस्टली होगा। लेकिन हाँ, अब वही चीज हम बल्क में लेने गए 50 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, तो क्या होगा, उसका प्राइस कम कर दिया जाएगा। बिल्कुल यही चीज गवर्नमेंट ने कहा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, मिलजुल कर फार्मिंग करो। बिल्कुल हाँ जी, कि सब कोई क्या करे, बल्क में परचेजिंग करे सीड्स की। जब हम बल्क में परचेजिंग करेंगे सीड्स की तो क्या होगा, बहुत सस्ते में मिलेगा। अगर हम 1 kg लेते हैं तो 100 रुपीज में मिलता है। अगर हम वही 1000 kg ले रहे हैं तो मे बी वो कुछ कम मिले। तो इसको ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने कहा कि एग्री फार्मर कोऑपरेटिव फार्मिंग करें। और दोबारा बता देता हूं मैं आपको, जो अभी पढ़ा मैंने आपको कि हाँ, रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर में पहला पढ़ाया लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म में मैंने आपको पढ़ाया एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इसका मतलब था जमींदारी सिस्टम को खत्म करना। जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? फार्मर जितनी भी मेहनत करे उसका 60% जमींदार लेकर चले जाते थे। तो उसको ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने कहा कि जो जमीन पर जो भी फार्मर क्रॉपिंग कर रहे हैं वो उसी ही की जमीन हो जाएगी, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं करी थी। दूसरा पॉइंट है सीलिंग एंड ऑन लैंड होल्डिंग। बिल्कुल हाँ जी, इसका मतलब था गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम जो भी लैंड्स हैं उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बिल्कुल हाँ जी, जितने भी फार्मर हैं, गरीब फार्मर्स हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, बिल्कुल लेस भूमि नहीं है, उन्हें भी जमीन दी गई, और जिनके पास ज्यादा है उनको कम कर दी गई। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ताकि सब कोई क्या कर सके, सब्सटेंस फार्मिंग करने की कोशिश कर सके, कोई भूखा न सोए। उनका मेन ऑब्जेक्ट ये था। फिर आया सी पॉइंट। सी पॉइंट कहता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में कहा गया कि जहां जमीन के टुकड़े इधर उधर जहां पड़े हुए थे सबको इकट्ठा कर दिए गए कि अगर राम की जमीन इधर उधर पड़ी हुई है उसको इकट्ठा करके एक बड़ी सी बाउंड्री बना दी गई, अलग बाउंड्री नहीं रखी गई और एक साथ क्रॉपिंग करवाई गई।
डी पॉइंट जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या कहता है? कोऑपरेटिव फार्मिंग कहता है कि अब जो भी परचेजिंग की पावर है वो फार्मर को दे दी गई कि सीड्स अगर खरीदने हैं तो बल्क में खरीदो, अलग अलग खरीदोगे तो थोड़े महंगे पड़ेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग करो। अब चलते हैं इसी में ही जो अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है ग्रीन रिवोल्यूशन है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, अभी हम चलते हैं जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स में जनरल रिफॉर्म कहता है कि हाँ, अगर आपके पास लैंड रिफॉर्म है तो जनरल रिफॉर्म भी होना जरूरी है, जो ज्यादातर हमारे पास होने के लिए या एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा परेशानी थी। अगर फार्मर्स के पास जमीन भी है, जमीन के साथ में उसके पास जमींदारी सिस्टम भी खत्म हो चुका है, तो भी कुछ परेशानियां थी, जिसे इन 5 ईयर प्लानिंग के अंदर, बिल्कुल आंटी, इन 5 ईयर प्लानिंग बिल्कुल उसके अंदर इसे खत्म की गई। और कैसे खत्म की गई? जनरल रिफॉर्म्स के द्वारा। वो क्या थी? सबसे पहला पॉइंट कहता है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। बिल्कुल हाँ जी, काले मेघा पानी को बरसा, बिल्कुल हाँ जी। अगर बारिश होगी तो ही क्रॉपिंग होगी, बारिश नहीं होगी तो क्रॉपिंग होगी ही नहीं। अब कहते हैं ना कि पुराने समय में बिल्कुल हाँ जी 1947 से 1951 तक कोशिश यही थी, लोग ये डिपेंड थे बारिश पर, रेनफॉल पर, बारिश हो जाए हे भगवान, बारिश हो जाए हे भगवान, बारिश हो जाए। बारिश हो गई, चलो हाँ जी हो गई, फसल हो गई। बारिश नहीं हुई, चलो जी फसल नहीं हुई। फिल्म देखी ना लगान, लगान में ये कंसेप्ट था, बारिश हुई या ना हुई तो भी देना पड़ता था उन्हें लगान, तो सेम प्रोसेस था। दूसरा चलते हैं प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट का मतलब पैसे की जरूरत। बिल्कुल है जी, जरूरी नहीं है जमीन रहे, बारिश रहे, फिर भी आप क्रॉपिंग कर लोगे, नहीं कर सकते। क्यों? सीड्स, बीज कहां से खरीदोगे, फर्टिलाइजर कहां से लेकर आओगे, खाद कहां से लेकर आओगे, उसके लिए काम करने के लिए बैलगाड़ी एक्सेट्रा जो भी है, हल वो कहां से लाओगे? तो उसके लिए क्या किसकी जरूरत होती थी? बिल्कुल हाँ जी, क्रेडिट, पैसे की जरूरत पड़ती थी। पैसा जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फार्मिंग कर सकोगे। बिल्कुल है जी। तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 1982, बिल्कुल है जी, इन 1982 को नाबार्ड स्टैब्लिश किया गया और नाबार्ड को बिल्कुल हेड बना दिया गया रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल सेक्टर के लिए। रूरल सेक्टर के लिए क्या बना दिया गया? नाबार्ड को हेड बना दिया गया। इसको बात बोला गया कि भैया तुम जो भी रूरल सेक्टर है वहां पर जिनको भी फार्मिंग करनी है उसके लिए आप क्रेडिट फैसिलिटीज करवाओगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2017-18 में 11,79,425 करोड़ रुपीस क्रेडिट दिया। किसने? नाबार्ड ने। किसको दिया? फार्मर्स को। किसके लिए दिया? एग्रीकल्चर के लिए दिया। अब चलते हैं सी पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपका है जनरल फंड में। इसका नाम है रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। रेगुलेटेड मार्केट, बिल्कुल हाँ जी। पहले के समय में अगर आप कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे, मार्केट नहीं था, रोजाना की कोई मार्केट नहीं थी, कोऑपरेटिव मार्केट नहीं थी। गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटीज मुहैया करवाई जनरल फंड के द्वारा, उसका नाम रखा रेगुलेटेड मार्केटिंग और कोऑपरेटिव मार्केटिंग। बिल्कुल हाँ जी। रेगुलेटेड मार्केटिंग को ऑपरेट करती थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बिल्कुल मालिक थी। गवर्नमेंट कहती थी कैसे काम करना है, कहां से माल लाना है, कैसे काम करवाना है और एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे करना है। अपॉइंट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कमेटी थी, गवर्नमेंट ही काम करवाती थी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, बिल्कुल हाँ जी, समझ लीजिए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं था। क्यों नहीं था? देख लीजिए, गवर्नमेंट मार्केट में क्या, कोऑपरेटिव मार्केटिंग में गवर्नमेंट की जगह पे फार्मर के पास पावर थी बार्गेनिंग करने की। समझा देता हूं, बिल्कुल इसी की तरह है, कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरह ही। थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देख लीजिए, कोऑपरेटिव में कहता है मार्केटिंग में कि अगर मैं 1 किलो बेचने जाऊंगा तो थोड़े कम में बेचूंगा। 1 किलो बेचने जाऊंगा, खरीदने वाला थोड़ा कम में खरीदेगा। 10 किलो गया, थोड़ा कम खरीदा। 20 किलो गया, थोड़ी प्राइस कम रखे और 30 किलो थोड़े कम रखे। अगर मैं 1 लाख किलो, बिल्कुल हाँ जी, 1 लाख केजी अगर मैं सेल करने जा रहा हूं तो क्या होगा? प्राइस मेरी मर्जी से सिलेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि बंदे को पता है 1 लाख किलो बेचने आया है, इसमें कुछ कमीशन मेरी भी होगी, प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए कोऑपरेटिव मार्केट रखा गया कि हम मिलकर बेचेंगे, एक अकेला नहीं बेचेगा, मिलकर बेचेंगे, सूल मिलकर करेंगे, इसे बोला गया कोऑपरेटिव। अभी हमने पढ़ा जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म में पढ़ा हमने एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज,
दूसरा हमने पढ़ा प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, जिससे उधार लिया जाए। उधार लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ एक रूरल के लिए बनाया, जिसका नाम रखा गया नाबार्ड। बिल्कुल। दूसरा आया डेरिवेटिव मार्केटिंग और कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इसके बाद एक पॉइंट मेरे मन में आया है, डी पॉइंट है, जिसका नाम है सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। बिल्कुल, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी कहता है कि हमारे पास, बिल्कुल हाँ जी, गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो मैं क्या करूंगा, एक प्राइस सिलेक्ट कर दूंगा। अगर इससे कम में बिकेगा आपका प्रोडक्ट तो मत बेचो, मेरे पास आके बेच दो। हाँ, अगर इससे ज्यादा बिक रहा है तो आप जहां मर्जी बेच दो। मतलब समझिए, अगर गेहूं 5 रुपए गवर्नमेंट ने सिलेक्ट करा है, 5 रुपए केजी, अगर उससे कम में बिक रहा है, कहीं पर भी कोई खरीद रहा है, तो किसी को मत खरीदो, किसी को मत बिको, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को बिको। लेकिन हाँ, अगर इससे 5 रुपए से ज्यादा कहीं बिक रहा है तो आप जहां मर्जी बेच सकते हैं, किसी तरह से कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और अब हम कल पढ़े, जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।